आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 12 का टॉप 10 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता है कि इसमें जितना भी इस चैप्टर 12 जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, पूरा अच्छा से कंप्लीट हो गया था। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। आप कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, इतना जो आसान क्वेश्चन हो क्यों पूछ रहे हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक। अब बताइए परीक्षा में यही आएगा और ये हम ना करवाएंगे तो आप कहेंगे ना कि आपने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया ही नहीं था, परीक्षा में आ गया। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये श्रीगुप्त था। कौन था, गुप्त वंश के संस्थापक। अब बताइए ये किसके सामंत थे, ये किस वंश के सामंत थे। पहली बात कि ये क्लासेस देख रहे हैं इस समय, आप आपके पास में एक कॉपी और पेन होना चाहिए, कॉपी और कलम दोनों होना चाहिए। जो हम क्वेश्चन बोलेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको लिखना ही है। ये क्वेश्चन जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आपके कॉपी पर लिखना ही है, लेकिन एक जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा इसमें कम से कम 3 से 4 को क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे जिनका आपको आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताना होगा। तो वो सभी क्वेश्चन आपके पास एक साथ रहेंगे, तब क्लास खत्म जैसे ही होगा उसके बाद कमेंट में इन 3 से 4 को क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। तो ये आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए। जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि किस वंश के सामंत थे, ये किस वंश के सामंत थे, गुप्त वंश जो था वो किस वंश का सामंत था। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा नंबर, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। संस्थापक तो पढ़ लिए श्रीगुप्त था, संस्थापक क्वेश्चन में आएगा तो श्रीगुप्त कीजिएगा। अगर वास्तविक संस्थापक, क्या उसके समय गुप्त वंश के ये जो श्रीगुप्त था खुद को राजा घोषित किया था, नहीं, ये खुद को सामंत ही मानता था, डर से राजा घोषित ना किया। उसके बाद इसके श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया। घटोत्कच ने भी डरे खुद को राजा घोषित नहीं किया, इसने अपना भले ही साम्राज्य घोषित कर दिया। घटोत्कच ने अपना साम्राज्य घोषित किया कि हमारा साम्राज्य इतना में, लेकिन खुद को राजा घोषित नहीं किया। तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना तो इसने अपना साम्राज्य घोषित कर दिया, कहा कि हम ही राजा हैं, और बाहरी कोई एंट्री किया तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। ये किसको धमकी दे रहा था, ये धमकी जिसका सामंत था उसी को दे रहा था, क्योंकि ये सामंत जो थे वो जिसका ये सामंत था वो कमजोर हो गया। तब सामंत का नाम हम क्यों नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपसे ये पूछे हैं कि किस वंश का सामंत था। पहला ही क्वेश्चन में पूछे हैं कि आपको कमेंट में लिखकर बताना है गुप्त वंश किस वंश का सामंत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या मगध। ये मगध, देखिए मगध दिखा गया है ना, यहाँ कोई और डालना, ये होना चाहिए था यहाँ पर कोई और हर्यक वंश होना चाहिए था, हर्यक वंश या कोई और वंश होना चाहिए था। चलिए इसका जो आंसर होगा गुप्त वंश। अब आप कहेंगे गुप्त वंश को स्वर्ण युग का क्यों कहा जाता है। देखिए स्वर्ण युग गुप्त वंश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अर्थव्यवस्था सब ठीक ठाक था। और फरिहान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में जो आया था ये फरिहान, उसने क्या सब कुछ अच्छा लिखा कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, आर्थिक स्थिति ठीक है, लोगों की घरों में लोगों की चोरी नहीं होती है, कोई न्यायालय नहीं जाता है, घर में लोग ताला बंद नहीं करते हैं, इतना शांति से सभी लोग रहते हैं और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये बताइए स्वर्ण युग नहीं तो क्या है। वो हवा में तो बात लिख नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, ऐसा हवा में तो बात लिखा नहीं होगा कि हाँ ऐसे ही लिख दिया उसने फरिहान ने, कुछ तो बात होगा। इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और देखिए ये स्वर्ण युग के पीछे और क्या कारण है, और आपको कारण हम स्वर्ण युग के पीछे बताते हैं। ये जो समुद्रगुप्त था इसने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने पूरे साम्राज्य को कब्जा, मतलब लगभग पूरे भारत पर इसका कब्जा था। और उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय भी ये गुप्त साम्राज्य के समय ही बना था। अब बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनवाया था। दूसरा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा ने बनवाया। दूसरा क्वेश्चन अभी क्या बोले हम, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखकर बताना है।
कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने करवाया था? नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च कैसे चलता था? इनका खर्च यहाँ पर क्योंकि रहने का खाने का सब कुछ फ्री था, तो ये खर्च कहाँ कैसे चलता था नालंदा विश्वविद्यालय का? और एक बात समझिए, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए किस किस देश से छात्र आते थे? कोरिया, जापान, उसके बाद कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ये सारे देश से आते थे सब पढ़ने के लिए। जो छात्र थे पढ़ने के लिए आते थे, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था? सिक्का, कोई भी सिक्का हो, सबसे पहले किसने जारी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम ने ही खुद का सिक्का जारी किया था। सबसे पहले खुद का जो सिक्का है वो खुद का सिक्का जारी किया था। ये भी तांबा का सिक्का सबसे पहले जारी किया, ध्यान रखिएगा। ये दोनों तो डरे राजे नहीं घोषित किए, श्रीगुप्त और घटोत्कच। ये पहला श्रीगुप्त था गुप्त वंश का राजा, दूसरा घटोत्कच। खुद को डरे राजे घोषित नहीं किए, इसने राजा घोषित किया और अपना सिक्का भी चलवा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लिच्छवी द्विहिद्र किसे कहा जाता था? लिच्छवी द्विहिद्र किसे कहा जाता था? यानी कि लिच्छवी पहले ही बताना है कि किस राजा की शादी हुई थी। पहले लिच्छवी में किस राजा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। ये पहले लिच्छवी द्विहिद्र का आंसर पहले दे लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्विहिद्र कहा जाता था। पहले शादी किसकी हुई थी? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी कहाँ? लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से शादी हुआ था। किसका? कुमार देवी से शादी हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो लड़का था कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को इसीलिए लिच्छवी द्विहिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी द्विहिद्र। यानी कि इसके नाना गांव कहाँ पर था? नाना का गांव कहाँ पर? नाना गांव या मामा का गांव कह सकते हैं। कहाँ पर था? लिच्छवी में। कहाँ पर? लिच्छवी में। इसीलिए इसको लिच्छवी द्विहिद्र किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कुमार देवी किसकी पत्नी का नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश के शासक ने बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? चीन, फारस, इंडोनेशिया, श्रीलंका? श्रीलंका के राजा ने, जिसका नाम था मेघवर्ण ने क्या किया था? अपने पहले एक दूत को भेजा था, यहाँ पर बौद्ध मंदिर बनवाना था। क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका तक बौद्ध धर्म फैल चुका था। किसके काल में फैल चुका था? ये मौर्य वंश के समय ही फैल चुका था। ये तो अब आ गया गुप्त वंश। मौर्य वंश के समय सम्राट अशोक ने ही अपने बेटा किसको, इनके बेटा का क्या नाम था? सम्राट अशोक के महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को भेजा गया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उसी समय सिंघली वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद गुप्त वंश के समय ये वो भी किसके सब? गुप्त वंश समुद्रगुप्त के समय वहाँ के राजा मेघवर्ण ने चाहा कि बिहार में एक मंदिर बनवाया जाए। कौन सा मंदिर? बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए सबसे पहले अपने दूत को भेजा किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। क्या हम मंदिर बनवाए थे? इसने कहा ठीक है बनवा लीजिए। तब यहाँ के राजा ने, श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने क्या किया? यहाँ पर मंदिर बनवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या समुद्रगुप्त? तो ये लिखवाया था समुद्रगुप्त। आपको पता है कि समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इधर के 9 राज्य, इधर के 12 राज्य, सभी राज्यों को, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। 3 की नीति अपनाया था। कितना का नीति? 3 की नीति। अब कमेंट में लिखकर आपको 3 की नीति भी बताना है। क्या था इसका 3 की नीति? ये कमेंट में लिखकर आपको जरूर बताना है कि इसका 3 की नीति क्या था। समुद्रगुप्त के 3 की नीति क्या था? और उसके बाद पूरे भारत में इसने अपना शासन स्थापित कर लिया। तब प्रयाग प्रशस्ति में अपने दरबारी कवि हरिसेन द्वारा ये लिखवाया प्रयाग प्रशस्ति में। तो कैसे कैसे ये जीता, क्या किया, ये सब कुछ लिखवाया प्रयाग प्रशस्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि बाण भट्ट, पतंजलि, कालिदास या हरिसेन? आंसर हो जाएगा हरिसेन। क्या आंसर हो जाएगा? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त इसी ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था। हरिसेन से ही प्रयाग प्रशस्ति जो था वो लिखवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। या वैसे भी समझ लीजिए, ये कालिदास नहीं होगा, पतंजलि नहीं होगा, बाण भट्ट नहीं होगा, तो कौन होगा? हरिसेन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? अश्वरोही सिक्का, राजा रानी सिक्का, मयूर शैली सिक्का या डी इनमें से कोई नहीं? तो मयूर शैली का जो सिक्का था सबसे प्रचलित था समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित जो था वो मयूर शैली का सिक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त या समुद्रगुप्त? लो ये तो समुद्रगुप्त ऑप्शन में आ गया ना जी, समुद्रगुप्त नहीं कोई और होना चाहिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए ये रामगुप्त इसके बाद बना, कौन बना? रामगुप्त। अब रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद बना, क्या ये प्रतापी हो पाया? नहीं, ये खुद हार गया। हारने के बाद कौन बना शासक? शासक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बना, इसका छोटा भाई क्या बन गया? राजा। ये योग्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, इसके आगे भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी है, ऐसा बात नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले भाग में, आगे वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।